Hello everybody, welcome back to Venus Law classes. So guys, क्रिमिनल लॉ इम्पॉर्टेंट जजमेंट की सीरीज में आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आई हूँ जो कि डील करती है सेक्शन नंबर 162 सीआरपीसी से एंड सेक्शन नंबर 165 इंडियन एविडेंस एक्ट से। सेक्शन नंबर 165 इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप एमपी मेंस में देखोगे तब भी आपका क्वेश्चन आया था स्पेशल पावर्स ऑफ कोर्ट, जिसमें आपको सेक्शन नंबर 165 को मेंशन करना होता है। तो समझेंगे दोनों सेक्शंस को कि क्या इनका इंटरप्रिटेशन है, क्या इनका इंटरप्ले है। एक केस की हेल्प से प्लीज टेक डाउन द साइटेशन। रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1974 का केस था, 2 जजेस बेंच एंड द डिसीजन वाज गिवन बाय ऑनरेबल जस्टिस बेग। तो समझते हैं पहले सेक्शन नंबर 165 के बारे में थोड़ा सा। तो गाइस क्या होता है, वैसे तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है इट इज एडवर्सेरियल इन नेचर। एडवर्सेरियल इन नेचर का क्या मतलब होता है कि दोनों पार्टीज आएंगी, अपने एविडेंस देंगी, दोनों पार्टीज अपने एविडेंस देंगी, प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, और कोर्ट क्या करेगा, दोनों के एविडेंसेस को देखकर ये डिसाइड करेगा कि केस किसके फेवर में होना चाहिए। और यहाँ पर एडवर्सेरियल नेचर में कोर्ट अपना कोई रोल नहीं प्ले कर रही, यानी कि एक्टिव रोल कोर्ट का नहीं है कि कोर्ट उसमें पार्टिसिपेट करे प्रोसीडिंग्स में। लार्जली हमारा क्रिमिनल लॉ ऐसा ही है, ऐसा ही देखा जाता है। हाउएवर कुछ सेक्शंस ऐसे दे दिए गए कि कोर्ट आप भी एक एक्टिव रोल को प्ले करो सो दैट केसेस में जस्टिस हो पाए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो दोनों ही पार्टीज अलेज नहीं करती, तो हम वहां पे कहते हैं कि बीइंग अ कोर्ट आप इन फैक्ट्स को एलिसिट करो, क्या ये ट्रूथ है, क्या ये नहीं है, आप जो केस का ट्रूथ है उस तक पहुंचो। इसके लिए क्या हुआ कि हमारे को स्पेशल पावर्स दे दी गई, कोर्ट को स्पेशल पावर्स दे दी गई कि आप जस्टिस करने के लिए आप भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो विटनेस से, पार्टीज से, किसी से भी। अब हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 165 को कह रहे हैं कि ये स्पेशल पावर है। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स। इसका क्या मतलब होता है इंक्विजिटोरियल? इंक्विजिट मतलब क्या, यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग, आप कुछ जानना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इज नॉट मियर अ म्यूट स्पेक्टेटर, कोर्ट प्लेज एक्टिव रोल। कोर्ट एक्टिव रोल को प्ले कर रही होती है, कोर्ट भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रही होती है। अब बात आती है कि सेक्शन नंबर 165 के थ्रू हम कैसे कह रहे हैं कि एक इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग है और कोर्ट एक्टिव रोल प्ले कर रही है। बात वो वहां पर बात आती है और उसके लिए हमें समझना होगा 165 में क्या गिवन है। चलते हैं बेयर एक्ट पे। सेक्शन नंबर 165 इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पे जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन के लिए। जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिखा है कि द जज में, यानी कि दिस इज एन इनेबलिंग प्रोविजन, मतलब इट इज नॉट द मैंडेटरी ड्यूटी। अगर कोर्ट को लगता है, इट इनेबल्स द कोर्ट कि अगर आपको लगता है तो आप पूछिए ऐसे क्वेश्चंस। So the judge may, in order to discover or obtain proper proof of relevant facts, तो यहाँ पे इन्होंने पर्पस ले डाउन किया कि हम 165 का सेक्शन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। तो यहाँ पे कहते हैं कि बिकॉज वी वांट टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स, क्योंकि रेलेवेंट फैक्ट्स पे ही आपकी जजमेंट दी जा सकती है। So that is why they are writing the relevant facts here. Ask any question he pleases in any form. तो judge he may ask any question he pleases in any form at any time, stage कुछ भी हो, of any witness or of the parties, witness से, parties से। और कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है, तो यहाँ पे irrelevant क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली क्योंकि जो आपकी जजमेंट है वो आपकी रेलेवेंट फैक्ट्स पे आनी है, जो आपकी जजमेंट है वो रेलेवेंट फैक्ट्स पे आनी है। सो दैट इज वाई ये जो इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी कोर्ट पूछ रहा होगा, तो इसलिए पूछ रहा होगा सो दैट दे कैन ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट। तो इसके पीछे भी लॉजिक होगा बिहाइंड आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चंस। एंड मे ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग। आप विटनेस से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पार्टी से क्वेश्चंस पूछ सकते हो,
और अगर आपको लगता है ना कि ये डॉक्यूमेंट आना चाहिए कोर्ट में, तो यू मे ऑल्सो ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और अ थिंग। यहाँ पे थिंग इट कैन बी मटीरियल एविडेंस, जैसे सपोज कोई हेलमेट है तो आप कह रहे हो ये हेलमेट आना चाहिए, तो दैट इज द थिंग। एंड नीदर द पार्टीज nor the agents shall be entitled to any objection to such questions। तो आप objections नहीं raise कर सकते हो। Neither it is permitted to cross examine without the permission of court। क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हो सकता अगर कोर्ट परमिशन ना दे, तो यू नीड द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिन। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो कुछ लिमिटेशंस भी दी गई, क्योंकि हमने कहा कि कोर्ट कैन आस्क इररेलेवेंट क्वेश्चन ऑल्सो, इररेलेवेंट भी पूछ सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि एक ट्रायल है, वो पॉइंट पे चलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप ट्रायल में कुछ भी पूछ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिले। ठीक है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हम इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी ऐसे ही नहीं पूछ सकते। यहाँ पे कह दिया गया कि जो जजमेंट होती है ना, वो आपके रेलेवेंट फैक्ट्स पे होती है, विच आर ड्यूली प्रूव विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। फिर यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस दी गई कि ठीक है आप जज हो, बट अगर हमने कहा है कि दिस इज द प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जैसे आपको सेक्शन नंबर 121 टू 131 मिलता है, तो अगर कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन, कोई स्टेट अफेयर्स का कोई डॉक्यूमेंट है, तो क्या वो भी मंगा सकते हो? आंसर इज नो। तो यहाँ पे स्टिल यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है कि आप प्रिविलेज कम्युनिकेशंस इसके रिगार्डिंग नहीं पूछ सकते हो, डॉक्यूमेंट्स मंगा सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस विच आर नॉट, आप बोल सकते हो कि द पार्टीज दे कैन नॉट ऑल्सो आस्क, जैसे इम्प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप सपोज करो कि एक विक्टिम है सेक्सुअल ऑफेंस की, आप उससे पूछ रहे हो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, सो दैट इज द थिंग। तो क्या जज भी पूछ सकते हैं? आंसर इज नो। तो यू कैन नॉट आस्क इम्प्रॉपर क्वेश्चंस, वो नहीं पूछे जा सकते। Neither the judge can dispense the primary evidence of the document, क्योंकि ये गोल्डन रूल होता है कि आप प्राइमरी एविडेंस ही लें। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा सेक्शन नंबर 165, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एक बार रिपीट करते हैं, सेक्शन नंबर 165 स्पेशल पावर देता है जजेस को कि आप कैसे भी क्वेश्चंस किसी भी टाइम पर पूछ सकते हैं किसी भी पार्टी और किसी भी विटनेस से, लेकिन अगर आप इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो अल्टीमेटली द जजमेंट हैज टू कम अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स। आप वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते विच आर प्रिविलेज कम्युनिकेशंस, या तो वो है प्रिविलेज कम्युनिकेशंस है, या फिर द क्वेश्चंस विच आर इम्प्रॉपर टू आस्क, वो भी नहीं पूछे जा सकते। नीदर यू कैन वेव द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमरी एविडेंस, आप उसको भी नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन नंबर 165। आप क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू रीच आउट द ट्रुथ, कि आप सच्चाई जानो, आप जस्टिस करो केस में। अब गाइस बात आती है सेक्शन नंबर 162 की, क्योंकि हमें इंटरप्ले समझना है, तो 162 पर आते हैं। सो इट सेज नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे हैं, जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर हम इसको समझें डायरेक्टली 162, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा, तो क्या होता है कि अगर कोई ऑफेंस हो जाता है देन एफआईआर इज रजिस्टर्ड। इन्वेस्टिगेशन के टाइम में, जो कि 157 में स्टार्ट होती है, तो वहां पर ये पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर को कि अगर आपको लगता है देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन हु मे बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको नोटिस दे सकते हो कि आप पुलिस स्टेशन आओ और हमें चीजें बताओ। तो 160 में आप वही नोटिस इशू करते हो कि आप आओ। 161 में उन विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाता है। अब हर विटनेस की स्टेटमेंट को राइटिंग में रिड्यूस करने की नीड नहीं होती, लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें बता रहा है, तो वहां पे पुलिस क्या कर सकती है, उसके स्टेटमेंट को रिड्यूस कर सकती है राइटिंग में। अब कोई अगर स्टेटमेंट रिड्यूस कर दी गई है राइटिंग में, तो उसका क्या यूज होगा, वो भी सेक्शन नंबर 162 बताता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी है पुलिस ऑफिसर को इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और अगर उसको रिड्यूस कर दिया है पुलिस ऑफिसर में इन राइटिंग, तो आप उसको साइन नहीं करोगे। क्यों साइन नहीं करोगे? बिकॉज हम बाउंड नहीं कर सकते
आपको जो आप स्टेटमेंट पुलिस को दे रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट कैन बी द रिजल्ट ऑफ टॉर्चर एक्सेट्रा, सो देयरफॉर इट इज नॉट, so as a safeguard you are saying that there is no need to sign the reduced statement. आगे कहते हैं कि nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement be used for any purpose save as hereinafter provided. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उन स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते, बस कर सकते हो तो सिर्फ इन्हीं बातों के लिए कर सकते हो, at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when the statement was made. उस ट्रायल में जहां पे आपने स्टेटमेंट दी जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इन्हीं पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। अब गाइस वन बाय वन पर्पस समझ लेते हैं कि जो स्टेटमेंट आपने पुलिस ऑफिसर को दी और जिन स्टेटमेंट को रिड्यूस किया गया राइटिंग में, इन स्टेटमेंट का यूज आप कब कब कर सकते हो। तो इसमें तीन बातें हो सकती हैं। फर्स्ट इज फॉर द कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? सेक्शन नंबर 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो समझिए ये प्रोसिक्यूशन विटनेस है, इन्होंने पुलिस को कोई स्टेटमेंट दिया। नाउ एट द टाइम ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल का टाइम आया तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर, जो कि मैच नहीं करती उनकी स्टेटमेंट से विच ही हैज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। कैन ही बी कॉन्ट्राडिक्टेड? आंसर इज यस, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन इज अलाउड। आगे चलते हैं। दो इसके और यूज होते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन and the discovery statement which is discussed under section 27 of Indian Evidence Act. वहां पर भी you can make use of these kind of statements that are given to the police officer. अब ये जो सेक्शन नंबर 27 है और डाइंग डिक्लेरेशन है, इन टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको इसके केसेस चाहिए, आंसर राइटिंग के लिए पॉइंट्स चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं। नाउ these are the three exceptions. आपको ऐसा भी MCQ बन सकता है, आपके MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन सी थ्री पर्पस है जिसमें आप सेक्शन नंबर 162 इन स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। सो आप MCQ बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रडिक्शन, डाइंग डिक्लेरेशन, डिस्कवरी स्टेटमेंट 27, 32, 145। सो आई होप आपको तीनों पर्पस पता है। अब बात करते हैं विच इज द मैक्सिम दैट इज अटैच्ड एसोसिएटेड विद दिस सेक्शन नंबर 162। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपको साइन भी नहीं करनी और पुलिस ऑफिसर की स्टेटमेंट का वैसे खास कोई यूज है नहीं, हाउएवर इन थ्री सर्कमस्टांसेस में इट कैन बी यूज्ड। तो ये कौन से मैक्सिम पर है? अगर आप इस मैक्सिम को देखो तो ये आर्टिकल नंबर 23 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वो भी इसी मैक्सिम पे बेस्ड है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 162 CRPC is based on the legal maxim nemo tenitior prodre accusare sepsium। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है नो मैन इज ऑब्लाइज्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हम एक पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दो। So no person can be compelled to be a witness against himself. Very important maxim, पता होना चाहिए हर लॉ स्टूडेंट को। अब what is the intent behind 162? हम क्यों कह रहे हैं it cannot be used for any purpose except these three proviso में जो हैं? तो क्यों कह रहे हैं हम ये चीज? क्योंकि फिर तो अगर जो ये टॉर्चर करते हैं पुलिस ऑफिसर्स, तो यहाँ पे ये अनफेयर यूज करेगा प्रोसिक्यूशन उन स्टेटमेंट्स का जो हम पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं। सो दैट इज वाई प्रोवाइजो यहाँ पे कि आप कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हो एक्सेट्रा। ये आप इस मतलब दैट इज इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिफेंस। जब अगर हम पुलिस ऑफिसर के स्टेटमेंट पे रिलाई अपॉन भी नहीं कर सकते, सो दैट इज द इंटेंट बिहाइंड 162 CRPC कि प्रोसिक्यूशन फिर ऐसे विटनेसेस की स्टेटमेंट पे रिलाई अपॉन करेगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा अगर हम इन स्टेटमेंट को बोलेंगे कि इसका वाइड यूज होना चाहिए एज एन एविडेंस इन द ट्रायल। What is the policy and objective behind section number 165 CRP Indian Evidence Act? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि why we are giving wide powers to the judges। हम क्यों दे रहे हैं wide powers? क्योंकि हमें कहाँ जाना है, हमें देखना है कि what is the truth of the story that is being
टोल्ड टू द कोर्ट कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ये बोल रहा है, डिफेंस ये बोल रहा है, तो एक्चुअली ट्रूथ क्या है, तो आप भी क्वेश्चंस पूछ लो सो दैट आपको भी पता चल पाए कि क्या है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन किसी मटेरियल विटनेस को प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट में नाम ही नहीं देता, आपके सामने ही नहीं आता। सो अगर आपको लगता है चार्जशीट पढ़ने के बाद, एफआईआर पढ़ने के बाद कि भाई ये विटनेस तो रेलेवेंट है, इसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, तो आप उसको कोर्ट विटनेस, इसको कोर्ट विटनेस समझ के बुला सकते हो। अब सेक्शन नंबर 165 तो पावर देता है कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि विटनेस को बुलाया किस में जाता है, कोर्ट विटनेस को कौन से सेक्शन में, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा 311 ऑफ सीआरपीसी। दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं। एक में सेक्शन नंबर 311 में समन करके बुलाया जाता है कोर्ट विटनेस को, यहाँ पे यू कैन इवन आस्क द क्वेश्चंस टू द कोर्ट विटनेस, आप वो भी पूछ सकते हो। सो इन अ वे यू कैन से दोनों सेक्शंस जो है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इन ईच अदर। सेक्शन नंबर 311 पे जाहिदा हबीबुल्ला का केस डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, आगे की वीडियोस में। ये अच्छे वर्ड्स हैं विच यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग कि द जज कॉन्टेम्पलेटेड बाय सेक्शन नंबर 165 is not a mere empire at the writ combat। मतलब writ combat मतलब टू पार्टीज दे आर फाइटिंग, और जज सिर्फ एम्पायर नहीं है कि बाद में कौन जीतेगा ये बताएगा। However, the court will try to acquire valuable indicative evidences by asking the question or by ordering the production of the documents। तो ये आपको पॉलिसी समझ आई होगी। अब हम केस पे आते हैं, रघुनंदन के केस पे, और समझते हैं कि केस में क्या कहा गया। देखो यहाँ पे एक हो रही है मर्डर ट्रायल की बात, एक मर्डर ट्रायल है उसकी बात हो रही है, किसी एक पर्सन की डेथ हो गई है, यहाँ पर डेथ कॉज कर दी गई है, यहाँ पे डिसीज्ड है ये। अब यहाँ पे हम 162 एंड 165 को कैसे रिलेट कर रहे हैं हमें वो समझना है। पहले अगर मैं 162 पे ना जाऊं तो इस केस में क्योंकि ये डेथ सेंटेंस इसका केस था, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ब्लड सैंपल्स थे ना, ब्लड सैंपल्स को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं भेजा गया इस केस में। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इन दी केसेस ऑफ डेथ सेंटेंस यू आर नॉट फुलफिलिंग दिस काइंड ऑफ ड्यूटीज, कि ये तो कितना मैंडेटरी है कि आप ब्लड सैंपल्स को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजो, दैट टू इन अ डेथ सेंटेंस केस, और आप नहीं भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सीरियस इन्फॉर्मिटी है ऑन द पार्ट ऑफ ट्रायल कोर्ट एंड इवन ऑन द हाई कोर्ट, ऑन द पार्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑल्सो, बिकॉज हाई कोर्ट के पास तो एडिशनल पावर्स हैं, वो एडिशनल एविडेंसेस मंगा सकती हैं जब आप केस को रिव्यू कर रहे हो, नॉट रिव्यू, जब आपके पास केस आया है अपील में सुपीरियर कोर्ट के पास। अब यहाँ पे समझते हैं, पहला ये चीज कहा गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉरेंसिक्स की हेल्प लो, केमिकल एग्जामिनेशन कराओ। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि एक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था कि जो डिसीज था ना उसका जो फीकल कंटेंट था स्टमक का, तो यानी कि जो भी फूड एक्सेट्रा डाइजेशन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे वो कंटेंट पाया गया, और ये बोला गया कि जो डेथ कॉज हुई है वो 1 PM पे हुई है, ये यहाँ पे कॉज हुई है 1 PM पे। तो एक क्वेश्चन उठा कि क्या सुबह से उसने कुछ खाया ही नहीं, पहली बात तो यहाँ पे बहुत कम कंटेंट रहा। फिर एक क्वेश्चन पूछा कि क्या उसने सुबह से कुछ खाया नहीं, और दूसरी क्वेश्चन ये उठा कि अगर सपोज उसने कुछ खाया भी नहीं तो डाइजेशन नहीं हो पाया क्या फूड का, बिकॉज एक हेल्दी पर्सन का फूड डाइजेशन हो जाता उतने टाइम पे। तो यहाँ पे एक डाउट आया कि क्या, जैसे प्रोसिक्यूशन विटनेस कह रहे हैं कि जो डेथ हुई है वो डे में हुई है, अब क्योंकि वह यहाँ पे फूड कंटेंट पाया गया और उतना क्वांटिटी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो डेथ है वो नाइट में हुई हो। अब इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए था कि ट्रायल कोर्ट को जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को बुलाना चाहिए था कोर्ट में और क्वेश्चन करना चाहिए था कि आप एक्सप्लेन करो चीजों को। और ये यहाँ पे कोर्ट विटनेस बनते, कोर्ट बुलाती इनको 311 में और क्वेश्चनिंग करती 165 में, तो मैटर काफी अच्छा हो सकता था। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 162 की।
अब यहाँ पे जो एक विटनेस है वो यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी पुलिस को। हाउएवर ये एविडेंस में है कि उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि मैं जब क्राइम हुआ वहां पर प्रेजेंट नहीं था। और इस विटनेस को ना ही प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस किया था ना ही डिफेंस ने किया था। ये जो विटनेस थे वो थे कोर्ट विटनेस। आगे समझते हैं कि हम एक विटनेस की बात कर रहे हैं, एक विटनेस की बात कर रहे हैं और इस विटनेस ने पुलिस को स्टेटमेंट दी है कि मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं था, ही वॉज नॉट प्रेजेंट। और ये जो विटनेस है वो कोर्ट विटनेस है। इनका नाम एफआईआर में भी था, एफआईआर में नहीं था, लेकिन पता चला कोर्ट को कि यस समहाउ इनका भी एंगेजमेंट है इस केस में। तो कोर्ट ने इनको कोर्ट विटनेस इसको कोर्ट विटनेस बनाकर बुलाया 311 में और क्वेश्चनिंग करी। अब यहाँ पे ट्रायल में जब टेस्टिमनी देने के दौरान वो कहता है कि आई वॉज प्रेजेंट, और 4 विटनेस जो कि प्रोसिक्यूशन साइड के हैं वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट था। हाउएवर एक इसमें केस में रामेश्वर है PW5, ही इज सेइंग कि नो ये तो प्रेजेंट नहीं था, ही वॉज नॉट प्रेजेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि वैसे तो ये 162 की स्टेटमेंट थी, बट जस्ट बिकॉज ही वॉज द कोर्ट विटनेस, तो क्या कोर्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है? वेदर द कोर्ट इज हैविंग द पावर टू कॉन्ट्रडिक्ट कोर्ट विटनेस। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 162 तो पार्टीज की ही बात कर रहा था। अब हम बात करते हैं कि क्या 165 की हेल्प से ये परमिटेड है कि कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, विटनेस तो बना लिया किसी को, लेकिन आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट है कि कोर्ट कैन कॉन्ट्रडिक्ट और कोर्ट कैन नॉट कैन कॉन्ट्रडिक्ट, ये हमारे 2 पोजीशंस हैं। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब आपने बुलाया और आपने एग्जामिन किया तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए था, बिकॉज 165 जो है वो वाइड पावर्स देते हैं कोर्ट को, इट गिव्स वाइड पावर्स टू द कोर्ट। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम कोर्ट के पावर की बात कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 162 CRPC। और आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स भी क्लियर होंगे, क्योंकि सारे फैक्ट्स में हम जाएं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हम सिर्फ इतना समझें कि जो कोर्ट विटनेस है उसको कोर्ट ने विटनेस बनाया एक पर्सन को, और क्या कोर्ट उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है, बिकॉज 162 इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ पावर। तो क्या 165 इतनी वाइड पावर है कि वो प्रिवेल कर जाएगी ओवर सेक्शन नंबर 162 CRPC? दिस इज द क्वेश्चन हियर। फिर आप ये पढ़ सकते हो, कोर्ट ने कहा था कि डेथ सेंटेंस के केसेस में आपको फुल डिस्कशन करना चाहिए, क्रिटिकल स्क्रूटिनी करनी चाहिए, दैट वाज नॉट डन इन दिस केस। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यही है, कैन द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर 162 बी यूज्ड बाय जज अंडर सेक्शन 165 CRPC? तो यहाँ पे ये मेजर इशू है इस केस का। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यस, court can also contradict because this is a wide power to elicit the truth, कि आप ट्रूथ तक पहुंचो। बिकॉज देखो किसी भी ट्रायल में क्या चाहिए हमें कि अच्छे से जस्टिस हो पाए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो और ये कुछ एक स्पेशल पावर भी है, तो स्पेशल पावर ओवरराइड कर जाएगी जो जनरल प्रिंसिपल लेट डाउन कर रखा है सेक्शन नंबर 162 में। आप इसको रीड कर सकते हो। नाउ यहाँ पे सेक्शन नंबर 165 और 162 के बारे में कोर्ट ने अपने जो नोटिंग करी है वो हमने मेंशन किया है कि द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन नंबर 162 दो वाइड इज नॉट एक्सप्लिसिट और स्पेसिफिक इनफ टू एक्सटेंड द प्रोहिबिशन on the use of wide and special powers that is granted to the court under 162. Section 162 should be construed narrowly and an effort should be made to reconcile and harmonize section number 165. The restriction under 162 to not use the statement made by the witness during investigation before a police officer for any other purpose should be applied cautiously and sparingly. फिर उन्होंने एक रिलाई किया इस केस पर एम्परर वर्सेस लाल मियां।
इसमें क्या कहा गया था, इवन इफ द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन द stated as in section number 162 CRPC, yet this prohibition applies only to parties to the proceeding and does not operate against the powers of the court। और क्या PW5 इसकी जो टेस्टिमनी है वो जो कह रहा है कि नो ही इज नॉट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं थे, तो क्या इससे भी कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो? आंसर इज यस। तो यहाँ पे इनकी टेस्टिमनी पे भी आप रिलाई कर सकते हो। सो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो बाकी के विटनेस कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है ये बात कि आई वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो बाकी के विटनेस सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि यस ही वॉज प्रेजेंट, तो उनकी टेस्टिमनी पर भी क्या हो जाता है, इट क्रिएट्स अ डाउट ऑन देयर टेस्टिमनी टू। सो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द इंटरप्ले बिटवीन 162 एंड 165 इंडियन एविडेंस एक्ट। सो बाकी के जजमेंट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, टेक केयर।